नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है और जेपी नड्डा ने सोमवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित किया है और मंडी के विपाशा सदन में पंच परमेश्वर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपाध्यक्ष सौदान सिंह व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सबसे कठिन चुनाव पंचायत प्रधान का है। पंचायत प्रतिनिधि भली भांति जानते हैं कि किस व्यक्ति की क्या आस्था है। सबको साथ लेकर चलने का दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों का है और पंचायत चुनाव के मतभेद भुलाकर अब साथ चलने का समय है। सभी एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करें। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना प्रदेश है और उनका ये मानना भी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद हिमाचल के कार्यकर्ताओं से जो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए उन्होंने तय किया कि हम चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायती राज संस्थाओं के, नगर पंचायत के, कॉरपोरेशन के, नगर निगम के, तो उन सब के साथ एक बार मिलना चाहते हैं, मिल करके बात करना चाहते हैं। और चुनाव के लिए उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है। जमीनी स्तर का अनुभव जिसका हम इस्तेमाल कर सके, जिससे पार्टी को लाभ हो सके, उस दृष्टि से उन्होंने आज मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी संसदीय क्षेत्र में पंच परमेश्वर सम्मेलन में पहुंचे। आपको बता दें कि लगभग 2000 जनप्रतिनिधि, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और अन्य नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इस दौरान आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने मंडी में आयोजित मंडी संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि टिकट कैसे मिलेगा, इस बात को लेकर अभी सभी जो चिंताएं हैं वो छोड़ दें और सिर्फ कमल के निशान के लिए काम करें। और प्रत्याशी मोटा होगा या पतला, वरिष्ठ होगा या युवा, ये नहीं देखा जाएगा, सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है। साथ ही कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात मीडिया से बात करते हुए मुलायम सिंह यादव के निधन पर भी उन्होंने दुख जताया। मुलायम सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है और एक तरीके से राजनीतिक जगत में एक बहुत ही बड़ी क्षति है। साथ ही साथ एक युग के नेता वो थे और जनता के बहुत ही प्रिय थे। वो जनता के नेता थे, उन्होंने सारा जीवन जनता के लिए और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए लगाया। जनप्रिय नेता थे। उनका जाना राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ परिवार के लोगों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने दुख जताया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि श्रद्धांजलि मैं उन्हें अर्पित करती हूं और कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखद है और आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने और भारतीय राजनीति में अहम योगदान के लिए उन्हें जनता हमेशा याद रखेगी। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका इस तरह हमारे बीच से जाना दुखद है और आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन भारतीय राजनीति में एक युग का अंत है और राजनीति की मुलायम सिंह की अपनी एक शैली थी जो पक्ष विपक्ष को प्रभावित करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबा दौरे को लेकर पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि पीएम की सुरक्षा और यातायात को लेकर विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है और ये प्लान सोमवार को तैयार हो जाएगा। आपको बता दें इसके बाद इसे आम जनता और मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। आम जनता, टैक्सी और अन्य वाहनों की आवाजाही के लिए अलग प्लान तैयार किया है और शहर में सुरक्षा को लेकर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ड्रोन से शहर और आसपास के इलाके में निगरानी रखेगी। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा
संभालने के लिए चंबा के 1500 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी पुलिस जवान बुलाए जाएंगे और भरमौर चौक से लेकर मेडिकल कॉलेज तक सड़क किनारे सभी होटलों और ढाबों समेत अन्य दुकानदारों के फोन नंबर लिए जा रहे हैं, जिससे ड्रोन के जरिए जिस दुकान के सामने कोई वाहन खड़ा नजर आए तो उसके मालिक को तुरंत फोन करके उसे हटाने के निर्देश दिए जा सके। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने धर्मशाला में प्रेस के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हिमाचल में इस बार रिवाज बदलेगी। उन्होंने कहा कि 2014 में देश की आजादी के बाद पहली बार सशक्त नेतृत्व मिला है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मात्र देश के नहीं विश्व के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और कहा कि आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ है और विश्व में चौथे स्थान पर है। सुनिए। लोगों ने इस बार रिवाज बदलने का मन बना लिया है और हमें पूरा यकीन है कि एक मर्तबा फिर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और जो हिमाचल का रिवाज है कि हर 5 साल में बदलाव होता है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह यहाँ पे भी रिवाज बदलेगा और एक मर्तबा फिर एक मजबूत डबल इंजन की सरकार यहाँ कायम होगी और पूर्ण बहुमत से और कंफर्टेबली सरकार बनेगी, क्योंकि सारा हिमाचल घूमने के बाद और लोगों से मिलने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद और उनकी राय जानने के बाद एक लोगों में उमंग देखी कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर यहाँ डबल इंजन की सरकार बने। हालात ऐसे हैं कि अगर आप देखें, एक सियासी जमात के लिए जब वो इलेक्शन में जाती है, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक नेतृत्व, एक संगठन और कार्यकर्ता। जहां तक भाजपा का, हमारी जमात का सवाल है, हमारी पार्टी का सवाल है, तो अगर आप हमारा नेतृत्व देखें तो मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो एक दुनिया में मिसालिया नेतृत्व है और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 से जिस महायज्ञ का रचना की है, ये राष्ट्र का महायज्ञ है जो भारत को आज विश्व गुरु बनाने की कगार पे ले आया है। और 1947 के बाद कभी भी इतना सुदृढ़ नेतृत्व भारत को नहीं मिला। आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी केवल एक प्रधानमंत्री और भारत के नेता नहीं हैं, आज विश्व के नेता के रूप में सामने आके आए हैं और आज भारत की छवि दुनिया के सबसे मजबूत मुल्कों में से एक। तो चलिए फिलहाल वक्त चुका एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हासिल होता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री को कथित रूप से नीच आदमी कहने की आलोचना की। कश्यप ने कहा कि यह अपमानजनक टिप्पणी आम आदमी पार्टी के नेताओं की संकीर्ण और घृणित मानसिकता को दर्शाती है। आप नेताओं ने न केवल प्रधानमंत्री को अपमानित किया बल्कि देश के 135 करोड़ लोगों को भी अपमानित किया है। जिस प्रकार का बयान गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल इटालिया ने दिया है, मैं समझता हूँ ये आम आदमी पार्टी की और वहाँ के जो उनके नुमाइंदे हैं उनकी घृणित मानसिकता, उनकी जो संकीर्ण मानसिकता उसको दर्शाता है। देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के प्रति इस प्रकार का भाव रखना और इस प्रकार के
शब्दों का प्रयोग करना, नीच शब्द का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है। आज माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। 135 करोड़ लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। गुजरात के आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ना केवल गुजरातियों का अपमान किया है, अपितु पूरे देशवासियों का अपमान किया है जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। मैं कड़ी निंदा करता हूं और जिस प्रकार का बयान उनका है, जिस प्रकार का वक्तव्य उनका है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना मैं समझता हूं। प्रदेश सरकार के लगभग 5 साल में पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और साथ ही सरकार द्वारा गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और ये जानकारी आज खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कुमारवी नगर परिषद क्षेत्र में कई उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कही है। आज यहाँ कुमारवी में शहर के मध्य में एक सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और यहाँ बड़े लंबे समय से एक मांग थी यहाँ के स्थानीय लोगों की कि यहाँ पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए। और मुझे यहाँ कुमारवी की जनता का आशीर्वाद मिला, मैंने इसका प्रयास किया और हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग और हमारे जिला प्रशासन ने मिलकर इस लाइब्रेरी को यहाँ खोलने में अपनी भूमिका निभाई। मैं सभी इलाका वासियों को और शहर वासियों को इस लाइब्रेरी को यहाँ स्थापित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के हमारे स्थानीय लोगों को एक अच्छा स्थान यहाँ मुहैया हुआ है और मैं इसके लिए अपने स्थानीय एसडीएम ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस लाइब्रेरी को यहाँ स्थापित करने के लिए अहम भूमिका निभाई। इसका संचालन की सारी व्यवस्थाएं भी सरकारी स्तर पर इन्होंने की है। इसके लिए बहुत अच्छा एक वातावरण यहाँ इस लाइब्रेरी के बनने से बनेगा। यहाँ के युवाओं को भी नई नई जानकारियाँ कंपटीशन एग्जाम के लिए और अन्य लोगों के लिए भी साहित्यिक सारी जानकारियाँ, हमारे धार्मिक ग्रंथ भी यहाँ स्थापित किए गए और हिमाचल प्रदेश से संबंधित सारी जानकारियाँ भी इस पुस्तकालय में रखी गई हैं और जिसका यहाँ की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और इन 11 सीटों में 4 सीटें जिला शिमला की शामिल है। और इस बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ध्यान सेब बहुल इलाके पर है। कम्युनिस्ट विधानसभा क्षेत्र से CPIM उम्मीदवार कुलदीप तंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार दारू देवता और दबंगे के डर से दूर तीसरे मोर्चे को विकास के नाम पर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने साल 2017 से जब अब तक ठियोग विधानसभा क्षेत्र में कमरेड राकेश सिंघा के काम को देखा है और जनता जानती है कि तीसरा मोर्चा ही प्रदेश में विकास को गति दे सकता है। खाना और बाकी सब चीजों के प्रलोभन और दबंगता के माध्यम से अगर इकट्ठे करेंगे उसका प्रभाव नहीं रहेगा। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर तो इनर कॉन्फ्लिक्ट इतनी है, मंडल और प्रत्याशी एक साथ नहीं चलते, 8-8, 9-9 कैंडिडेट हैं, सब अपनी इसमें खिंचाई में लगे हैं कि सबको टिकट मिले और उसके अंदर जो फैक्शनलिज्म है वो उसको एक कैंडिडेचर लेवल के ऊपर उसमें उभार नहीं आया। तो जो ये विकल्प के तौर पर हमें समझते हैं। और जो शहरी इलाका है जिससे हमारा संबंध भी है, जहां पर हम लोग रहते भी हैं, वहां जो मर्ज्ड एरिया के इशू है कि एज इट इज वेयर इट इज बेसिस के ऊपर जो मकानों को रेगुलराइज करने की बात थी, जो यहाँ पर कमर्शियल रेट के ऊपर लोगों को पीने का पानी मिलता था और पूरे क्षेत्र के अंदर जो पानी जितना महंगा हो गया पिछले 5 साल, जिस समय CPM के मेयर डिप्टी मेयर थे उस समय से लोग इसको कंपेयर करते हैं। सारा जो सीवरेज है वो इस क्षेत्र के अंदर आता है, वो अपने आप में मुद्दा है। और सबसे महत्वपूर्ण और अंत में अगर हम कहें, जो स्मार्ट सिटी से एक बड़ा लोगों को एक ये था कि अगर हम शहर में मिल जाएंगे तो हमको फायदा होगा। लगता है कि कोर एरिया को छोड़ करके बाकी का जो क्षेत्र है वो टोटली निगलेक्ट हुआ है। ना पार्किंग है वहाँ, ना एम्बुलेंस रोड्स हैं, ना कोई वहाँ पर सुविधाएं क्रिएट हुई है। इसलिए लोगों ने मत बनाया है कि हमारा प्रतिनिधित्व
जो 20 साल से कांग्रेस के एमएलए यहाँ पर रहे हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा, विधानसभा का हिस्सा रहे हैं, ना वो ये मुद्दे उठा पाए हैं, ना उठा सकेंगे। इसलिए वो लोग एक बदलाव चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि लोग इस बार तीसरे विकल्प के रूप में एक हम लोगों का समर्थन करेंगे। देश में जो भी राज्य कमेटी है, उन्होंने जो 11 सीट्स हैं उसको क्लियर किया है और वो सेंट्रल कमेटी को गई हैं, और हमें उम्मीद है कि वो सारी 11 सीट्स तो रहेंगी, जिसमें से 4 सीट्स इस समय शिमला जिला की भी इस समय फाइनल हो चुकी है। और ख़ास तौर पर जो हमारा सेब उत्पादक वाला इलाका है, उसके अंदर लोगों में जो जोश और उत्साह है, वो ठेव के अंदर देखें, जुब्बल कोटखाई के अंदर देखें, आनी के अंदर देखें, करसोग के, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। डिग्री कॉलेज धर्मशाला में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आपको बता दें, जिसमें कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और इस हिंसक झड़प के बाद महाविद्यालय प्रशासन ने भी कड़ा संज्ञान लिया है और महाविद्यालय प्रशासन ने इस बाबत पुलिस स्टेशन धर्मशाला में भी शिकायत दर्ज करवा दी है, और ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। और विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि उन्हें आज दोपहर को एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों की झड़प की जानकारी मिली थी, तो मौके पर पहुंचे, उन्हें कोई नजर नहीं आया। दोपहर के आसपास हमें एक जानकारी मिली थी कि 2 छात्र गुट जो हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हम तत्काल बाहर निकले, लेकिन जब यहाँ पर देखा हमने तो कोई भी छात्र हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके पश्चात हमारे पास एक छात्र गुट जो कि एबीपी का छात्र गुट है, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें बताया कि एनएसयूआई और एबीपी के छात्रों का झगड़ा हुआ है। हमने तत्काल पुलिस प्रशासन को यहाँ पर बुलाया था और पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है। दोनों ग्रुप्स ने अपनी ओर से एप्लीकेशन दी हैं। वो एप्लीकेशंस हमने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई हेतु भेज दी हैं। हमारा जो प्रशासन है, महाविद्यालय का प्रशासन, हमारा ये इस तरह से विचार रहता है कि यहाँ पर निरंतर पढ़ाई होती रहे और यहाँ पर अध्ययन का वातावरण बना रहे। इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से छात्रों से ये अपेक्षा करता हूँ, उनसे निवेदन भी करता हूँ कि वो इस प्रकार के किसी प्रकार के झगड़े में ना पड़े और महाविद्यालय में जो पढ़ाई का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको बनाए रखें। जितने भी छात्र जो हैं जो दोषी होंगे, महाविद्यालय उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेगा। हमने ये सारा विषय जो है अपनी कमेटी जो है, अनुशासनात्मक कमेटी, उनको हमने बता रखा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी जो छात्र होंगे उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी सर? कुछ ये तो किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिली है हमें कि क्यों हुआ झगड़ा, क्यों हुआ, क्योंकि झगड़ा होने के पश्चात ही ये गुट जो है वो आपस में आए। शायद इनके बीच में कोई बहसबाजी हुई, उसके बाद इन्होंने एक दूसरे पर जो है वो आक्रमण किया है और ऐसा सुनने में आया कि कुछ छात्रों को चोट भी लगी है। तो हमने इस विषय में पुलिस प्रशासन को अवगत करवा दिया है और साथ में जो छात्र हैं उनकी जो हमारी ओर से आवेदन आया है हमारे पास, उनको भी हमने पुलिस प्रशासन को। हिमाचल के जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत आती ग्राम पंचायत भजाल बड़ा तालाब पर स्थित रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा शक्ति प्रगम संस्था के संस्थापक और जिला परिषद सदस्य चैतन्य शर्मा कार्यक्रम के तहत 3200 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की और 30 से ज्यादा मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे गए। आपको बता दें कि इस मौके पर छात्रों सहित उनके अभिभावकों सहित युवा खिलाड़ी भी उपस्थित रहे और इसी के साथ आपको बता दें कि क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों के 3200 के लगभग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिससे उन्हें भविष्य में शिक्षा हासिल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा दिल नहीं माना। एक 28 साल का लड़का जिसने सड़क पर दम तोड़ दिया, आज उसके पिताजी घर पे अकेले बैठे हुए हैं, तो उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।